जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखित सिटीजनशिप राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन यानी नागरिकता अधिकार और संवैधानिक मर्यादा इस अंग्रेजी किताब का विमोचन दिल्ली में किया गया। इस किताब का प्रकाशन मोहन लॉ हाउस ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा किया गया। आइए देखते हैं यह विशेष खबर। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान द्वारा लिखित अंग्रेजी किताब सिटीजनशिप राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन यानी नागरिकता अधिकार और संवैधानिक मर्यादा का विमोचन दिल्ली में किया गया। इस किताब का प्रकाशन मोहन लॉ हाउस ने किया है। इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा किया गया। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के C.D. देशमुख ऑडिटोरियम में 19 मार्च 2021 को हुए इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक चिंतक उर्मिलेश, मोहन लॉ हाउस के विनय आहूजा और पुस्तक के लेखक डॉक्टर के.एस. चौहान उपस्थित थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति V. गोपाल गौड़ा, डायरेक्टर नागरिक अधिकार अपीलीय पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी USA के कानून के प्रोफेसर माइकल एल फॉरमेन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से संस्थापक एवं कुलपति डॉक्टर रणबीर सिंह, उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह इस वक्त ऑनलाइन रूप से जुड़े थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस V. गोपाल गौड़ा ने कहा कि SR बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 1994 में दिए फैसले में कहा था कि संसद या राज्यों की विधायिका धर्म के आधार पर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती है। मेरा मानना है कि CAA जो व्यक्तियों को धर्म के आधार पर अलग करता है, बोम्मई के अनुसार असंवैधानिक है। उन्होंने असम की मौजूदा तथ्यात्मक स्थिति की ओर इशारा किया, जहां 2019 में NRC की कार्रवाई की गई थी। बाद में वह एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में वहां गए थे। उन्होंने बताया कि लाखों लोग हैं जो कई दशक पहले प्रवासी के रूप में असम आए थे, लेकिन वह आज अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। NRC और NPR एक व्यक्ति को स्थिति प्रदान करने और उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को निर्धारित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है, जो पहले से ही भारत में निवास कर रहा है। इसीलिए एक व्यक्ति जो कोई नहीं है, वह वो व्यक्ति है जो अधिनियम के तहत नाम, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करता है। अधिनियम एक जांच आयोजित करने के लिए नामित किया गया है। यह उन व्यक्तियों की दुर्दशा है जिनकी नागरिकता निर्धारित की जा रही है। Citizenship is a fundamental building block of a nation state. In fact, it is the quintessential DNA that powers life and vitality of a democracy. Impairment of citizenship rights renders a democracy dysfunctional and malignant. The interplay of status, rights, and identity determine the efficacy of citizenship in a nation. At the fundamental level, citizenship is broadly understood as equal membership of a political community christened as a state. It confers a certain typology of rights, entitlements, obligations, benefits, a sense of identity and belongingness in given socio-political canvas across the globe. Constitutionally speaking, citizenship as a constitutional value had an abusive, indecorous, and checkered journey across the sands of time around the globe. A historical study of citizenship from the neoliberal lens on the touchstone of modern principles of constitutionalism and globally cherished basic human rights would reveal the squalid tale of racial abuse. जस्टिस गौड़ा आगे बताते हैं कि संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में धर्म के आधार पर नागरिकता देने के विचार को अस्वीकार करने के लिए तीखी बहस की थी।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया कि कोई अन्य अनुच्छेद नहीं है जिसने मसौदा समिति को इतनी परेशानी दी हो। यह देखते हुए कि इस तरह के प्रारूप कैसे तैयार किए गए और कितने सभी मामलों को कवर करने के प्रयास में नष्ट हो गए, उन्होंने कहा कि नागरिकता एक राष्ट्र राज्य की आधारशिला है। यह एक अनिवार्य डीएनए है जो एक लोकतंत्र को जीवन और जीवन शक्ति का अधिकार देता है। नागरिकता की कोई भी हानि लोकतंत्र को खराब करती है। यह स्थिति अधिकार और पहचान की अंतरंगता है जो एक लोकतंत्र में नागरिकता की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है। जस्टिस कौड़ा ने मौजूदा समय को एक ऐसे समय के रूप में परिभाषित किया जब देशवासियों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही कानून का शासन दांव पर है। नागरिकता अधिकार की समस्याएं बहुत ज्यादा बड़ी है। The architect of Constitution of India, Republic India, Dr. Ambedkar, Dr. B.R. Ambedkar, in the Constituent Assembly, debates on the issue are testimony to the Herculean nature of the task of the formulating citizenship provisions in the Constitution of India to ensure fairness, inclusivity, and equality, particularly in view of the sophistication and inherent sensitivities of the socio-political base fabric of the Indian Republic, particularly at the dawn of our independence. Dr. Ambedkar observed, I quote, except one other article in the draft constitution, I don't think that any other article has given the drafting committee such a headache as this particular article. I do not know how many drafts were prepared and how many were destroyed as being inadequate to cover all the cases which it was thought necessary and desirable to cover, unquote. It is significant to remind reminiscence how the founding fathers of the Constitution rejected the idea of granting citizenship on the basis of religion. This is what has been done under the Citizenship Amendment Act of 2019. In this regard, the entire the students had gone on the struggle over a period of months together, including the women of this country. इस पुस्तक का विमोचन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा किया गया। उन्होंने भी नागरिकता, अधिकार और संवैधानिक मर्यादा पर अपने विचार रखे। Hence, it is important to know what these rights are. Jurists have written a great deal of commentaries on our Constitution. The eminent political scientist, the late Sir Ernest Barker of Cambridge, put the preamble of our Constitution on the first page of his last book, which was published in 1952. And why did he do it? He explained. He says that it states, the preamble, it states briefly and in a pithy manner the argument that is in his last book. As we know very well, the drafting of the Constitution was a long and complex exercise. One of the most contentious arguments in it was what is known as Part 2, Article 5 on citizenship. Of the two principles which are generally followed in the world, one is called jus soli, citizenship by birth, and the other is called jus sanguinis, citizenship based on kinship, blood relationship. The first was adopted by the Constituent Assembly, but in actual practice, these have been amended to accommodate the unique situation which was created by people coming as migrants from neighboring countries.
that as a result of the partition of 1947. As a result, the Citizenship Act of 1955 had to be amended in 1986, in 1992, in 2003, in 2005, and most recently in 2015. And it has been the subject of much controversy in recent years. कार्यक्रम में मौजूद सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि एक बार जब आप नागरिकता के हकदार हो जाते हैं तो उन सभी अधिकारों के संरक्षण के हकदार हो जाते हैं जो संविधान के तहत आपको दिए गए होते हैं। शायद सीएए का और एनपीआर का तर्क यह है कि कुछ लोगों को नागरिकता और अधिकार से वंचित करना और धर्म के आधार पर कुछ लोगों को सशक्त बनाना। उन्होंने कहा कि नागरिकता अधिनियम 1955 में 2004 के संशोधन के बाद नागरिकता तभी प्राप्त की जा सकती है जब माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, और यही 2004 के संशोधन की गंभीर शरारत है कि यह भारत की धरती पर जन्म के आधार पर नागरिकता देने से इनकार करती है, इस शर्त के अलावा कि आप माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सीएए यही से पैदा होता है। It can still be acquired by birth, though after the year 2004, it can be acquired by birth only if one of our parents is an Indian citizen. And therein lies the critical mischief of that 2004 amendment, that it denies citizenship on the basis of birth on the soil of India, except upon fulfilling the precondition that one of your parents has to be born in India. I think really the origin of the CAA goes back to that period. इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दें। MNT न्यूज नेटवर्क के फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।